Hello everyone, welcome to our class. Chapter number 1, The Best Christmas Present in the World. So बच्चों, आपको पता होगा कि क्रिसमस जो है पूरी ग्लोबली कितने खुशी से मनाया जाता है. So this is a chapter about कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट दुनिया का क्या हो सकता है. But this chapter is all about war setup. और ये चैप्टर लिखा गया था, स्टोरी लिखी गई थी माइकल मरपोगो द्वारा. So Michael Morpurgo is an English book author. He is a famous poet and a playwright, and he has been famous for his children's novels. इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत किताबें लिखी और वो सभी की सभी फेमस थी. He is impeccable in his magical storytelling. उनकी स्टोरी टेलिंग की शैली इतनी मैजिकल है कि वो देखते ही बनती है. His stories seem to have a war setup. As I have told you earlier कि उनकी स्टोरीज़ में वॉर सेटअप जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कॉर्निश वॉर्स एंड ह्यूमन सेंटिमेंट्स का मेल जोल दिखता है. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, जो कि एक जर्मन एंड ब्रिटिश वॉर के बीच में है. सो चिल्ड्रन, आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा. सो हियर आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. The men said it was early 19th century and oak. I wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down. One side, it was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my work room. At the back of the garage, I began work on it on Christmas Eve. So यहाँ पर आई की बात कही गई है. बार बार यहाँ पर नरेशन में आई का यूज़ हुआ है. कहने का मतलब ये है कि नरेटर हमसे बात करते हुए बता रहा है कि आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप. तो वो एक भंगार की दुकान में, जहाँ कचरे की दुकान होती है, ब्रिडपोर्ट में एक फ़ेमस कचरे की शॉप थी जहाँ जंक शॉप होता है, यानी कि पुराना माल जहाँ पर होता है, वो वहाँ पर उसने देखा. तो उसने एक रोल टॉप डेस्क देखा. रोल टॉप डेस्क कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें कि तरह तरह की कैबिनेट्स होती हैं और कई सारी दराज़ें होती हैं. तो यहाँ पर उसने दुकानदार से पूछा कि ये किस तरह की है. तो दुकानदार ने कहा कि ये बहुत ही पुरानी है, ये अर्ली 19th सेंचुरी की है और ये ओक वुड की बनी हुई है. ओक एक टाइप की लकड़ी होती है, सो ये उसकी बनी हुई है. तो जैसा कि नरेटर हमेशा से एक रोल टॉप डेस्क चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, क्योंकि रोल टॉप डेस्क काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली होते हैं. तो उसके लिए यहाँ पर ये मिलना बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा था, क्योंकि जहाँ पर वो गया था, यानी कि जंक शॉप में गया था, वहाँ पर उसे ये सस्ती मिलती. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, क्योंकि ये रोल टॉप डेस्क काफ़ी पुराना सा था. इसका एक हिस्सा काफ़ी जला हुआ था, ऐसा लग रहा था इट वॉज एन फायर, एंड उसमें स्कॉर्च मार्क्स लगे हुए थे. साथ ही साथ उसके पैर के जो पाए थे, उनमें से एक पाया ऐसा लग रहा था जैसे क्लमजीली उसे जोड़ा गया है, यानी कि जिसने भी कारीगर ने या बढ़ई ने उसे जोड़ा है, उसे ठीक से नहीं जोड़ा है. एंड आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. सो नरेटर ने सोचा कि वो उस रोल टॉप डेस्क को ठीक कर सकता है और उसके लिए इससे बढ़िया सौदा कभी नहीं मिलेगा. सो उसने कहा कि हाँ, इसमें कुछ रिस्क है, यानी कि पैसे का नुकसान हो सकता है, पर कोई बात नहीं, वो उसे ठीक कर लेगा. तो उसने उस दुकानदार से उस रोल टॉप डेस्क को ख़रीद लिया एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. तो नरेटर ने उसे वर्क रूम में रख दिया, जो उसका रोल टॉप डेस्क था, एट द बैक ऑफ द गराज. सो ही बिगेन वर्किंग ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. सो बच्चों, आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये क्रिसमस के मौसम की बात है, यानी कि जब सर्दियों का वक्त चल रहा होगा तब की ये कहानी है. सो ये बताया है कि क्रिसमस के दिन वो ये चीज़ें ठीक करेगा, उस रोल टॉप डेस्क को ठीक करेगा, ये नरेटर ने बोला. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had left it almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water have clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25th, 1915.
सो चिल्ड्रन, यहाँ पर वो जब रोल टॉप डेस्क को क्रिसमस ईव के दिन ठीक कर रहा होता है, जो कि नरेटर है, उसने रोल टॉप डेस्क का ऊपर का जो विनीर था वो निकला जा रहा था। यानी कि जैसे कि हम भी कोई फर्नीचर रखते हैं तो उसके ऊपर पॉलिशिंग के बाद में एक परत चढ़ा दी जाती है, कवरिंग चढ़ा दी जाती है, तो वो विनीर निकल रही थी। जैसे कि माइका होता है या प्लाईवुड होता है, तो वही निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि आग की वजह से और पानी की वजह से वो ख़राब हो चुकी थी। सो दैट टुक अ टोल ऑन दिस डेस्क। तो टेक दैट टोल यानी कि डैमेज्ड कर दिया था उसने पूरी तरह से डेस्क को। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। उसने सारे दराज़ों को खोल कर देखा, सारी दराज़ें खुल रही थी, बट जो लास्ट की ड्रॉर थी वो बहुत टाइट थी एंड उसने अपनी पूरी जान लगा दी उसको खोलने के लिए। हालांकि वो पहले धीमे से खोलने की कोशिश कर रहा था, पर जब वो दराज़ नहीं खुली तो उसने थोड़ा सा और ब्रूटली फोर्स से उसे खोलने की कोशिश की। सो इट वॉज स्टक। तो वो जो दराज़ थी वो एकदम से खुल के बाहर आ गई और जब वो दराज़ बाहर आ गई तो उसके अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉर थी, यानी कि एक सीक्रेट तहखाना था। ऐसा लग रहा था उस सीक्रेट तहखाने के अंदर कुछ है। सो ही सॉ अ स्मॉल टिन बॉक्स। तो उसने एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स देखा, जो कि टिन के मटेरियल का बॉक्स था, वो देखा। उसके ऊपर सेलो टेप चढ़ी हुई थी एंड उसके अंदर एक पीस ऑफ लाइन नोट पेपर था, यानी कि एक नोट था जो कि वहाँ पर उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। एंड इट हैड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने कांपते हुए हाथों से उस नोट पेपर में कुछ लिखा है। तो उसमें लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। यानी कि यहाँ पर जिसने भी ये लिखा है उन्होंने ये लिखा है कि जिम्स का लास्ट लेटर है और इसे 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया गया है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। तो यहाँ पर लिखा है कि इसे मेरे साथ ही दफनाया जाए जब सही समय आएगा। आई न्यू एज आई डिड that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it usually does. So children, यहाँ पर ये बताया है कि नरेटर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किसी का नोट क्यों पढ़ रहा है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को जानने की इतनी ज़्यादा उत्कंठा या इतनी ज़्यादा उत्साह रखते हैं कि गलत चीज़ भी कर बैठते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा किसी के भी मैसेज पढ़ना या किसी के भी लेटर्स को पढ़ना अपने आप में बैड हैबिट मानी जाती है। बट उसने ये किया, जो नरेटर है उसने ये किया और उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस लेटर को पढ़ा। सो यहाँ पर यही कहा है कि गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, यानी कि मेरे मन की जो अच्छाइयाँ थी उसको उसने ओवर पार कर लिया और इस तरह से मैंने उस लेटर को खोलकर पढ़ लिया। हालांकि नरेटर को इस चीज़ का बुरा लग रहा था। The box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. यानी कि बॉक्स के अंदर एक एनवलप भी था जिसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ था, जो कि पेंसिल से लिखा था। तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर हैं जो कि है मिसेस जिम मैकफर्सन, जो कि जिम की वाइफ होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर उनका एड्रेस लिखा हुआ था और डेट भी लिखी हुई थी पेंसिल से, जो कि दिसंबर 26, 1914 बता रही थी। यानी कि एक महीने बाद ये लेटर रिसीव कर लिया गया था। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful as morning I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth, I am ashamed to say, is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, "Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas." When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." I thought that would be that. We all did, but then suddenly, one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another. "Keep your heads down," I told the man. "It's a trick," but it wasn't. सो यहाँ पर वो कह रहा है, उसकी वाइफ को वो प्यार से कॉनी कह रहा है। सो प्रिय कॉनी, मैं तुम्हें ये अपने बहुत खुशी वाले वक्त में तुमसे ये बात कह रहा हूँ और मैं इस वक्त हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। मेरा माइंड जो है पूरी तरह से फ्री है और मैं तुमसे ये बात बता रहा हूँ कि आज देखो कितनी ज़्यादा अच्छी घटना हुई है, कितनी विचित्र घटना हुई है जो कि मुझे बहुत खुश कर रही है।
हम सब के सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। जो कि सोल्जर्स थे वो अपनी पोजीशंस लिए हुए खड़े हुए थे, एनिमीज से बचते हुए वो अपनी पोजीशंस लिए हुए थे। सो कल की सुबह यानी कि क्रिसमस की सुबह में, जो कि बहुत ताज़ी और बहुत ठंडक भरी सुबह थी, बहुत खूबसूरत सुबह थी वो, उस समय में हम लोग खड़े हुए थे। तो इट वॉज़ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग हो सकती है। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पर भी क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को आता है। तो इट इज़ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी ऑल अराउंड। सो आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू। मैं चाहता तो था कि तुमसे ये बात गर्व से कह सकूँ, पर हालांकि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है तुमसे ये कहने में। वो किस लिए? क्योंकि इस चीज़ को किया शुरू फ्रिट्ज़ ने। फ्रिट्ज़ यहाँ पर कहा गया है जर्मन सोल्जर्स के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि जिम मैकफर्सन ब्रिटिश सोल्जर हैं, तो उनके सामने जो फ्रिट्ज़ है वो जर्मन सोल्जर हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग, तो किसी ने वाइट फ्लैग देखा। हमारे तरफ ही जो सामने वाले सोल्जर्स थे उन्होंने फ्लैग वेव किया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड इज़ समथिंग, जैसे कि ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उनके बीच में जो बॉर्डर लाइन होगी उसे नो मैंस लैंड कहा जाएगा, जहाँ पर कि कोई भी आदमी नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC है, इसी तरह से यहाँ पर बताई गई है नो मैंस लैंड। सो ये बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सेटअप में ये कहानी लिखी गई है, जो कि अराउंड 1914 के समय पे लिखी गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि 1914 में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी, जो कि 1918 में ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पर यही बताया है कि पहले वो लोग कहते हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी कि जर्मन सोल्जर्स ने अपनी ओर से अमेरिकन सोल्जर्स को विश किया कि हैप्पी क्रिसमस। एंड टॉमी अमेरिकन सोल्जर्स को कहा गया है, क्योंकि टॉमी इज़ अ कॉमन नेम फॉर अमेरिकन्स। देन फ्रिट्ज़ ने कहा, यानी कि जो जर्मन्स थे, जर्मन्स ने अमेरिकन्स को कहा, फिर अमेरिकन्स ने वापस से उनको ग्रीट बैक किया। उन्होंने कहा सेम टू यू फ्रिट्ज़, सेम टू यू। तो यहाँ पर जर्मन सोल्जर्स एकदम हैरान थे कि मतलब वॉर के समय में ऐसी शांति कैसे हो सकती है, लोग आपस में सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये दोनों एनिमीज़ हैं, जो जर्मन्स हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं, वो एक दूसरे के एनिमी होते हुए भी दे आर ग्रीटिंग ईच अदर। जैसे कि हम त्योहारों में होली हो या दिवाली हो, हम अपने सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ में ग्रीट करते हैं, एक दूसरे के साथ हर्षोल्लास से उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। तो सेम यहाँ पर हो रहा था, वी ऑल डिड। तो यहाँ पर जो जर्मन्स थे उन्होंने वापस ग्रीट बैक किया। उन्होंने सोचा कि शायद यहीं पर ख़त्म हो गया है, यानी कि उन्होंने हमें ग्रीट किया और हमने ग्रीट बैक किया, बस उतना ही था। बट देन सडनली वहाँ पर ग्रे ग्रेट कोट, यानी कि ग्रे कलर की जो उनकी ग्रेट कोट होती थी, जो उनकी यूनिफॉर्म होती थी जर्मन सोल्जर्स की, जो नाज़ीज़ थे, तो वो उन्होंने पहनी हुई थी। उनमें से जो एक मेन ऑफिसर होता है तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसने जो है अपनी वाइट फ्लैग, सरेंडर की वाइट फ्लैग वहाँ पर वेव कर दी थी। वैसे तो वो सरेंडर नहीं कर रहे थे, पर वो जता रहे थे कि वो अटैक नहीं करेंगे तो सामने वाले भी उनकी ओर अटैक ना करें। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा डोंट शूट लैड्स, यानी कि किसी जर्मन सोल्जर ने कहा कि हम पर गोली मत चलाइए लैड्स, यानी कि लड़कों मुझ पर गोली मत चलाओ, हम पर गोली मत चलाओ। समवन शाउटेड, उनमें से किसी ने चीखा। तो देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट। तो पैरापेट यानी कि जो उनके छत होती है जहाँ पर वो ट्रेंच में ठहरे हुए थे, उसी से चीखते हुए वो बोले कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। तो यहाँ पर जो जिम मैकफर्सन हैं उन्होंने कहा कि अपने सर सबके सब नीचे रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये इनकी चाल हो, क्योंकि जर्मन्स जो हैं वो हमें ग्रीट कर रहे हैं और हमसे इतने प्यार से बर्ताव कर रहे हैं, तो ये इनकी चाल भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो जिम मैकफर्सन थे फिर उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया। बाद में उन्होंने सोचा कि शायद ये चाल नहीं होगी एंड कोई ये चाल क्यों खेलेगा, तो उन्होंने कहा बट इट वॉजंट, तो ये कोई चाल नहीं थी एंड वी वर हैप्पी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, येस। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. So देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर हो रही है। उनमें से एक जर्मन ने बॉटल ऑफ स्नैप्स यहाँ पर बताया गया एक टाइप की वाइन होती है जो कि ग्रेन से बनी होती है, तो उसे वेव करते हुए कहा कि हमारे पास यहाँ पर वाइन है, स्नैप्स हैं और आज क्रिसमस डे है, तो हमारे पास सॉसेजेस भी हैं, यानी कि खाने का सामान भी है, क्या हम तुम्हारे यहाँ आ सकते हैं।
यानी कि वो उनके ट्रेंच में आना चाह रहे थे। जो जर्मन सोल्जर्स थे वो अमेरिकन सोल्जर्स जहाँ पर छुपे हुए थे, जहाँ से वो अटैक कर रहे थे, वो उनके पास में आने की बात कह रहे थे। यानी कि मिडिल ग्राउंड नो मैंस लैंड में वो आने की बात कह रहे थे। तो यहाँ पर बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम, यानी कि वो दर्जनों वहाँ से निकलते हुए आने लगे नो मैंस लैंड में। एंड अचरज की बात तो ये थी कि उनमें से एक के पास भी गन नहीं थी या राइफल नहीं थी। Private Morris was the first up. Come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats, meeting in the middle. And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. So सोचिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है, जो कि नरेटर कह रहे हैं कि लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो कि एक पर्सन है, उन्होंने ये बात कही कि कम ऑन बॉयज़, यानी कि यारो चलो, हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं था। देयर वॉज नो स्टॉपिंग अस। आई वॉज दी ऑफिसर। जिम मैकफर्सन यहाँ पर ऑफिसर थे। मैं उन्हें हालांकि रोक सकता था, किसी को भी रोक सकता था, पर मैंने उस वक्त नहीं रोका। मुझे लगता है कि शायद सच्चाई ये है कि ये किसी के दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे रोकना चाहिए। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स, सिर्फ उनकी लाइन के और अपनी लाइन के दरमियाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे के सारे लोग एक समान ही हैं और सब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। बस कुछ लोगों ने ग्रे कोट्स पहने हैं, ग्रे कोट्स से सिंबलाइज होता है कि ये जर्मन सोल्जर्स हैं, एंड कुछ लोगों ने खाकी कोट्स पहने हैं जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स की निशानी है। सो मीटिंग इन द मिडल, जो कि नो मैंस लैंड में मिल रहे हैं, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो जिम मैकफर्सन गर्व करते हुए कहते हैं कि मैं इसका हिस्सा लेकर बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि मैं इसका हिस्सा हूँ, मैं इसका भागी हूँ, मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, यानी कि अमिड्स वॉर, इस युद्ध के समय में भी हम एक दूसरे के साथ शांति बहाली कर रहे थे, वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer, who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. So यहाँ पर जर्मन सोल्जर, जो कि हेड जर्मन सोल्जर थे, वो उसके पास में आते हैं, जिम मैकफर्सन के पास में, और वो जिम मैकफर्सन लेटर में ये कह रहे हैं कि तुम यकीन नहीं कर पाओगी कॉनी मेरी फीलिंग्स के बारे में, कि मैंने जब उस फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा और उसने जब मेरे हाथ से हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज हांस वुल्फ, उसका नाम हांस वुल्फ था, एंड उसने मेरे हाथ को गर्मजोशी से पकड़ा और उसके बाद उसने कहा कि आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। उसके अलावा मैं आर्मी ज्वाइन करने से पहले ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। सो हैप्पी क्रिसमस। सो वो अपने आप के साथ में वार्मथ फील कर रहा था। उसने इतनी सर्द मौसम में भी गर्मजोशी से जो हाथ मिलाया, उससे जिम को बहुत खुशी हुई। सो कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। सो जिम मैकफर्सन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। तो उसने भी ग्रीट बैक किया। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। सो इंग्लैंड में डॉर्सेट में मैं एक स्कूल टीचर था जब मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं की थी। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। सो हांस ने कहा कि डॉर्सेट, I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. And we talked. Connie, how we talked. He spoke almost perfect English. But it turned out that he had never set foot in Dorset. Never ever been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Roy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Connie, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. So यहाँ पर जिम मैकफर्सन इतनी खुशी से ये बातें बता रहे हैं कि उसने कहा कि डॉर्सेट, उस जगह को तो मैं जानता हूँ, मैं उस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सो हमने एक दूसरे की रम पी, उसके अलावा हमने सॉसेजेस खाए जो कि वो ला रहे थे, एंड हमने बहुत बातें की। तुम यकीन नहीं मानोगी कॉनी, उसे इतनी अच्छे से इंग्लिश आती थी और मुझे नहीं पता कि वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता है।
क्योंकि वो तो एक जर्मन है, ही हैज़ नेवर एवर बिन टू इंग्लैंड। सो तुम्हें पता है कि उसकी इंग्लैंड से स्कूलिंग हुई है एंड ही रीड्स बुक्स इन इंग्लिश। उसके अलावा उसने इंग्लिश में किताबें भी पढ़ी हैं। उसके फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी हैं और साथ ही साथ उसकी जो फेवरेट बुक है वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। सो हमने नो मैंस लैंड में इतनी सारी बातें कर ली जो कि यकीन के काबिल ही नहीं है कि हम यकीन ना कर सकें। तो बैथ शीबा, गैब्रियल ओक, सार्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट, तरह तरह की बातें हमने की जो कि इंग्लैंड की खासियतें हैं। तो उसने ये भी बताया हांस वुल्फ ने कि उसकी एक पत्नी और उसके पीछे एक बेटा है जो कि अभी 6 महीने ही पैदा हुआ है, उसे 6 महीने ही हुए हैं। सो एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। तो उसने आसपास में देखा जिम में और देखा कि खाकी और ग्रे कलर्ड ओवरकोट्स में लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी कि जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में कोई दीवार ही नहीं है और वो सब के सब एक जैसे ही लग रहे हैं। सो सब के सब स्मोक करते हुए लाफ कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, यानी कि बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। तो हांस वुल्फ और मैंने तुम्हारा वंडरफुल क्रिसमस केक खाया था। जैसे कि आपको पता है कि क्रिसमस के मौके पर भी तरह तरह की पुडिंग्स, तरह तरह के केक्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जिम की वाइफ ने, जो कि कॉनी है, उन्होंने केक भिजवाया था। तो उसने कहा कि उसने मार्जिपान जैसा सबसे बढ़िया केक आज तक नहीं खाया। तो यहाँ पर वो कॉनी के केक की तारीफ़ करता है कि मार्जिपान सबसे बेस्ट केक है और मैं इस बात से अग्री करता हूँ। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग। हम दोनों ही एक चीज़ पर सहमत हो रहे थे, हर बातों पर हम सहमत हो रहे थे। और देखो कितने मज़े की बात है कि हम दुश्मन होने के बाद भी एक दूसरे से सहमति दे रहे थे। सो देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रिसमस पार्टी इससे पहले तो हमने कभी ऐसी मनाई ही नहीं। Then someone, I don't know who, brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz, out in the middle of no man's land. बातें करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। Then someone, पता नहीं कौन, उठकर आया और वो बीच में ही फुटबॉल लेकर आ गया। तो ग्रेट कोट सारे के सारे उतार दिए गए, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने ग्रेट कोट्स निकाल दिए, यानी कि खाकी ग्रेट कोट्स, एंड जर्मन्स ने अपने ग्रेट कोट्स निकाल दिए और सब ने गोल पोस्ट बना दी, यानी कि इकट्ठी एक के ऊपर एक रख दी और गोल पोस्ट बनाने के लिए रख दी। तो नेक्स्ट थिंग हम जो जानते थे वो ये था कि टॉमी जो है, फ्रिट्स, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे पर खेलते हुए। सो देयर वॉज नो वन इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। सो अब जैसे कि इनके बीच में फुटबॉल मैच हो रहा था, हांस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हम दोनों के दोनों वहाँ पर लोगों को मैच खेलते हुए देख रहे थे और हम दोनों ही टीम्स का चीयर अप कर रहे थे। वी वर क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और हमारे अंदर इतनी गर्मजोशी भर गई थी कि वो ठंड भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। देयर वॉज अ मोमेंट, वहाँ पर एक पल था जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम दोनों की सांसें आपस में एक दूसरे से मिल रही हो। दैट द ब्रेथ वर मिंगलिंग इन द एयर। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। उसने भी शायद इस चीज़ को नोटिस किया और उसने कहा, जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल। उसने कुछ देर बाद कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मुझे लगता है कि हमें इसी तरह से अपने वॉर को ख़त्म करना चाहिए। हमारे बीच का ये जो युद्ध चल रहा है इसकी संधि इसी तरह से हो सकती है, या तो एक फ़ुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई भी इस फुटबॉल मैच में मरेगा नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, यानी कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज़, यानी कि कोई भी औरत विधवा नहीं होगी। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि उन्होंने ये कहा कि काश इस खेल के ज़रिए हमारी सारी प्रॉब्लम्स का निपटारा हो जाता। आई प्रेफर क्रिकेट। तो यहाँ पर ये बताया है जिम मैकफर्सन ने कि मैं क्रिकेट को चुनूँगा। आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। एज़ यू ऑल नो बच्चों कि ब्रिटिशर्स का फेवरेट गेम देखा जाए तो इंग्लैंड में ही क्रिकेट ईजाद हुआ था। तो उसने कहा कि मैं जो है क्रिकेट को चुनूँगा क्योंकि हम तब तुम लोगों को हरा ही देंगे। देन वी टॉमी विल मोस्ट प्रॉबेबली विन। सो वी लाफ्ड एट दैट। हम दोनों के दोनों उस चीज़ में हंसने लगे और उसके बाद हम जो है गेम को देखने लगे। सैड टू से कॉनी फ्रिट्स वन 2-1। तो यहाँ पर जिम मैकफर्सन अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि फ्रिट्स जीत गए, उनके 2 गोल्स हो गए थे और हमारा सिर्फ एक ही गोल था। बट एज हान वुल्फ जनरली सेड, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। तो यहाँ पर हांस वुल्फ ने कहा कि ये जो गेम था, जो गेम का डिसीजन आया वो अनफेयर था क्योंकि गोल पोस्ट जो थी ज़्यादा बड़ी थी।
The time came, and all too soon when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. Then the fighting would end and we could all go home. I think this is what every soldier wants, on both sides. Hans Wolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly. Unwillingly, I felt. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol, and singing it beautifully. It was Still Nacht, Silent Night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while, and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. So यहाँ पर कितनी सुंदर सी बात कही है कि हम लोग इस तरह से जीत जाएंगे। तो देखा जाए तो कॉनी और फ्रिट्ज यहाँ पर जीत गए थे, कॉनी और हार गए थे, जो कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे वो हार गए थे, जर्मन मैच जीत गए थे, पर उस चीज़ ने उन लोगों के ऊपर इतना असर नहीं डाला। फिर वो समय भी आ गया जब सारा का सारा गेम ख़त्म हो गया था, स्नैप्स यानी कि रम एंड खाने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, सेलिब्रेशंस भी काफ़ी ओवर हो चुका था, सबके सब काफ़ी थक चुके थे। और इस वजह से जब हमने देखा कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है तो मैंने हांस को गुड बाय कहा, और इस तरह से हमने कोशिश की कि हम एक दूसरे की फैमिली से वापस मिल पाएंगे। और ये तब तक होगा जब तक कि ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी होगी, हमारे बीच युद्ध खुद ख़त्म हो जाएगा, ताकि हम घर जा सकें और वापस से अपने परिवारों से मिल सकें। आई थिंक यही सारे के सारे सोल्जर्स चाहते हैं। तो यहाँ पर हांस वुल्फ ने कहा कि जिम मैकफरसन अपना ख्याल रखना, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। देखा जाए तो बच्चों, आफ्टर ऑल वी ऑल आर अ ह्यूमन बीइंग, हम सब के सब इंसान हैं, सभी के सभी ऑक्सीजन चाहते हैं, सभी के सभी रोटी कपड़ा और मकान चाहते हैं, और सबकी ज़रूरतें भी एक जैसी ही हैं। तो ये लड़ाई द्वेष दुर्भावना किस तरह की, जब सबके सब एक ही चीज़ चाहते हैं और वो है शांति। तो उसने मुझे सल्यूट किया और वो धीरे धीरे अपने ट्रेंच की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मन से नहीं चाहता था अपने ट्रेंच की ओर जाना। तो उसने एक बार फिर से गुड बाय वेव किया एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन। फिर उसने अपनी ग्रे कोट को पहना और उसके बाद वो 100 के 100 जो ग्रे कोटेड मैन जा रहे थे, सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन में वो धूमिल हो गया और मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ है। दैट नाइट जब हम डगआउट्स में सो रहे थे, डगआउट्स का मतलब है सैनिक लोग जब गड्ढा करके सोते हैं तो उन लोगों के लिए बेड्स नहीं होते। तो जब वो युद्ध स्थल पे होते हैं तो वहाँ पर मिट्टी के नीचे ही वो डगआउट्स बना देते हैं और वहाँ पर वो सोते हैं, फिर अपने आप को ऊपर से ढक लेते हैं। तो ये सुन रहे थे कि जर्मन्स जो थे वो स्टिल नाच यानी कि साइलेंट नाइट नाम का उनका जो कैरल था, क्रिसमस कैरल जैसे कि गाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कैरल्स गाए जाते हैं, तो वो गा रहे थे। देन हमारे लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है उत्साह आ गया और उन्होंने वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच गाया। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे थे, दोनों ही टीम्स। तो वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल। इस तरह से हमारे कैरल्स आपस में मिल रहे थे और उसके बाद हम कुछ देर बाद शांत हो गए। कहने का मतलब हम लोग सोने लगे। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। ऐसा लग रहा था जैसे इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता। ये वो समय था जिसे मैं हमेशा से अपने दिल में संजो के रखना चाहता हूँ, तब तक जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। तो यहाँ पर यही बताता है, डियरेस्ट कॉनी यानी कि मेरी प्यारी कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर द वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। आई नो from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. तो यहाँ पर वो कहता है कि प्रिय कॉनी, हो सकता है कि अगले साल क्रिसमस में ये वॉर ना रहे और ये एक बुरी दूर की याद बनकर रह जाए। कहने का मतलब इस याद को वो भुला सकें। आई नो कि ये चीज़ें जो आज में हैपन हुई हैं वो दोनों ही आर्मीज़ की शांति बहाली के लिए बहुत अच्छी होंगी और मैं मानता हूँ कि हम दोनों जल्द ही मिलेंगे। सो यहाँ पर जिम मैकफरसन अपनी पत्नी से कहते हैं योर लविंग जिम। तो वो इस तरह से अपने लेटर को ख़त्म करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ से कि ये चीज़ उनके लाइफ में हैपन हुई।